जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शिवा स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन पे। साथियों आज हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का सेकेंड लेक्चर। तो आज हम इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, और आपको मैं बता दूं सभी क्लासेस के साथ, अगर आप नए आए हो तो इसको जान लीजिए, सभी क्लासेस के साथ आपको पीडीएफ नोट दिए जाएंगे और पीडीएफ नोट आपको बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बनाकर दिया जाएगा, जिसे आप क्लास लेने के बाद देखेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद में उसी तरह से उसी पैटर्न में आपको बोर्ड में लिखना है, एक भी नंबर आपका नहीं जाएगा। साथियों आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम अपने क्लास का शुरुआत करते हैं। क्या है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होता है। आप डेली लाइफ में अपने घर में दर्पण को देखे हैं। दर्पण में देखने के बाद अपना बाल वाल बनाते हैं, सभी लोग जानते हैं। बिना बाल बनाए आप स्कूल नहीं जाते होंगे, ये बात तो क्लियर है ना। तो वो जो आपके सामने दिखता है, जिसको देखकर आप अपना बाल बनाते हैं ना, वो क्या है? वो आपका प्रतिबिंब है। उसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन कैसे बनता है उसको हम आज क्लास में समझेंगे, ठीक है ना। और देखिए, और एक बात आती है, छाया और प्रतिबिंब एक नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे कह देते हैं कि ये हमारा प्रतिबिंब है, पीछे हमारा प्रतिबिंब पीछे पीछे चलता है। प्रतिबिंब नहीं चलता, छाया चलता है। देखिए ये जो बन रहा है, हमारा हाथ यहाँ पर है, ये जो यहाँ पर ऐसे बन रहा है, काला काला की तरह एक आकृति बन रही है, ये क्या है? छाया। ये छाया क्यों बनता है? जब प्रकाश देखिए यहाँ पे हमारा रुक गया है, साइड साइड में चला गया और यहाँ प्रकाश नहीं पहुंच पाया। प्रकाश ना पहुंच पाने के कारण यहाँ पे छाया बन रहा है हमारे हाथ का। लेकिन प्रतिबिंब कब बनता है? जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ से निकलकर कैमरे में गया और कैमरे से उसके बाद आपकी आंख में गया, परावर्तन के पश्चात फिर आपको दिख रहा है। तो उसी तरह जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे प्रकाश की किरणें मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पे प्रतिबिंब बनता है। साथियों ये होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब एक होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। अब ये रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? देखिए हमने क्या कहा, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं, उस बिंदु पे प्रकाश वो वस्तु के बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और मैं जो भी आपको बता रहा हूं आपके शायद दिमाग में ना घुस रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अभी जब मैं दर्पण से प्रतिबिंब बनाऊंगा तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। साथियों इस बात का मैं गारंटी देता हूं। बस इसको पहले बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप आगे समझ पाए प्रतिबिंब होता क्या है। तो देखिए प्रतिबिंब की किरणें जहां पे वास्तव में मिलती हैं, बस इतना जानिए। नहीं, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती हैं वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि देखिए ये दर्पण हो गया, यहाँ पे हम प्रकाश डाले, ठीक है ना। एक गोलीय मैं बना के दिखा देता हूं। गोलीय दर्पण आप प्रकाश डाले, परावर्तन होकर, और दो प्रकाश मान ले डाल लीजिए, उसके बाद परावर्तन होकर यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर क्या वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता। अगर यहीं पे ऐसे आप प्रकाश डाल दिए, मैं आपको इसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ लेकिन अब आगे क्लियरिटी आ जाएगी, बस आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए आप डाल दिए, फिर कहीं भी होता, ये मान लीजिए ऐसे हो गया, उसके पश्चात क्या होगा, ये किरण किसी भी तरह जाए इसको हम ध्यान में देंगे, लेकिन ये पीछे जाने के बाद अगर ऐसे जाके ये मिलती हुई प्रतीत हो जाए तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन अभी जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रतिबिंब को। हम किधर गया, उम्मीद करता हूं आप दैनिक जीवन में प्रतिबिंब को अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरह से बनता है। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूं, एकदम सारी चीजें फील हो जाएंगी और
मैं बिना फील कराए किसी चीज को छोड़ता नहीं हूं, तो साथियों सारी चीजें आपको फील होंगी, सभी चीजों को आप महसूस कर पाएंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये मिरर रहेगा, ठीक। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब देखिए हम लोग कैसे जानेंगे इमेज कैसे बनता है अवतल दर्पण में। आपको अवतल दर्पण का पहचान पता होगा, ये अंदर की तरफ झुका हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक होता है। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पर हम क्रम व्यवस्थित रूप से एकदम लगाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं वस्तु की स्थिति। साथियों इस क्लास को आप बस ध्यान से एकदम देखते रहिए, आपकी इच्छा हो तो रफ लेके कुछ ना कुछ वहां पे लिखते रहिए इस क्लास से। उसके बाद में नोट से उतार कर आप सारी चीजों को याद कर सकते हैं। बाकी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, यहाँ पे देखने के बाद आपको सारी चीजें आप अपने देखते ही सारी चीजों का जवाब दे देंगे। ये वस्तु की स्थिति हो गई। उसके पश्चात क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखिए हम वस्तु को, अभी देखिए आप अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, वक्रता केंद्र, फोकस, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, सभी चीजों को समझ चुके हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और प्रतिबिंब बनाने के नियम को भी आप जान चुके हैं। तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से बनाएंगे। जब वस्तु किस पे है, अनंत पर, वस्तु की स्थिति क्या है, जब अनंत पर है। अनंत मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो, मतलब पता नहीं कहाँ पे, बहुत ज्यादा दूर है। समझ पा रहे हैं ना आप इस बात को। ये क्या बन गया हमारा दर्पण। अब इसको कलई कर देंगे आप, क्या बन गया, कैसे दर्पण है ये, अवतल दर्पण। यहाँ पर देखिए हम इसका मुख्य अक्ष ड्रा करते हैं, जो कि ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु है, मतलब कि ध्रुव है, इसको पोल कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर हमारा ये फोकस हो गया, और यहाँ कहीं पे हमारा केंद्र हो गया, और ये दूरी पे हमारा क्या है, वस्तु है। इसका भी लंबाई हमें कुछ वास्तव में पता नहीं है, ठीक। और देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या होता है, ये किरण को मुख्य अक्ष के, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर डाला जाता है, और एक किरण को तिरछा डाला जाता है, जो फोकस या फिर वक्रता केंद्र से होकर जाना चाहिए। अभी आपको बीच आगे जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए आपको पहले बताता चलता हूं। ये हमारा वस्तु है, वस्तु अनंत पर है, तो अनंत से आने वाली तिरछी किरणें दर्पण पर नहीं पड़ पाएंगी, पता नहीं किधर जाएंगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अनंत से आने वाली किरणें हमेशा सीधी आती हैं, इस बात को आप समझेंगे। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें सीधी आती हैं, ठीक। तो यहां से हमारा देखिए, इस वस्तु से हमारा गया किरण, यहां से गया अनंत से, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं। आपको ये नियम में बताया गया है। ये हमारा वस्तु था। अब ये किरण हम यहां से डाले नीचे से, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चला गया, ठीक है। इधर से गया, इधर को घूम गया, इधर से गया, इधर को आया, ठीक। तो यहां पर देखिए प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, मुख्य फोकस पर। तो यह आपको लिखना हो प्रतिबिंब की स्थिति जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मुख्य फोकस पर। किस पे, मुख्य फोकस को किस पे लिखते हैं, कैपिटल एफ से, मुख्य फोकस पर हो गया। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, जब नीचे से हमारी किरण गई तो यहाँ पर हम प्रतिबिंब को मानेंगे उल्टा, ठीक है। उल्टा, भी उल्टा को हम अगले वाले में एक्सप्लेन कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। इसको क्या मानेंगे, उल्टा। लेकिन देखिए दोनों किरणें एकदम बिंदु फोकस पे मिल रही हैं, तो क्या हो जाएगा, बिंदु आकार, ठीक।
और किरणें वास्तव में, देखिए हाँ इस बात को क्लियर कर दूं, यहाँ पे किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल रही हैं। यहाँ से देखिए परावर्तित होकर यहाँ पर आए, यही परावर्तित होकर यहाँ इस बिंदु पे जाके मिल गई। तो यहाँ पर क्या हुए, किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो लिखेंगे वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार। बस आपको जैसा बताता हूं ध्यान देते जाइए, अभी आगे सबको समझ में आता चला जाएगा। अब जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच C के बीच वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा, बनाएंगे इसका भी हम। देखिए हाथ को हम क्या बना रहे हैं, कंपास बना के घुमा रहे हैं इसको हम, ऐसे आप लोग भी कीजिएगा। इसका क्या डाल रहे हैं हम, ये मुख्य अक्ष है और ये पॉइंट क्या है, ध्रुव, जो कि परावर्तक तल का मध्य बिंदु है जिसे हम कहते हैं ध्रुव। ये फोकस है, समांतर जाने वाली किरणें उस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। आपको मैं धीरे धीरे बताते चलता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये देखिए अनंत हमारा यहीं कहीं पे था, लेकिन हमारा वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ही देखिए है, ठीक है ना। हमारा वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम जब प्रतिबिंब डालेंगे, किरण डालेंगे, मैं आपको बताया जब वस्तु हमारा निकट होता है तो वहां से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाला जाता है और दूसरा किरण किन्हीं इन दोनों बिंदुओं से डाला जाता है, इन दोनों मुख्य बिंदुओं से डाला जाता है। उसके पश्चात हमारा प्रतिबिंब बनता है, वहां पे हम देखेंगे। तो यहाँ से देखिए हम एक किरण क्या डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं, मुख्य फोकस से चली गई, ठीक। और दूसरा किरण क्या डालेंगे हम, फोकस से डालेंगे। दूसरा किरण ये फोकस से, यही दिक्कत होती है, लग रहा है इसके लेना पड़ेगा हमें। अब देखिए मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये चित्र कहां पर बना, देखिए इस बिंदु पे हमारी किरणें वास्तव में मिली हैं, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन इस प्रतिबिंब की साइज इस मुख्य अक्ष से नापी जाती है, मुख्य अक्ष से y अक्ष के अंदिश। इस बात को आप थोड़ा आगे और अच्छे समझ पाएंगे। लेकिन ये जो साइज है इस वस्तु से क्या है, छोटी है। आपको क्लियर नहीं हो पा रही होगी, अगले चित्र में हो जाएगी। थोड़ा अगर स्केल लेते तो क्लियर होता, ठीक है ना। इस वस्तु से छोटा बनेगा यहाँ पर, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो हम इसे लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना हुआ तो क्या करेंगे, देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो लेंगे C और F के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, देखिए जब प्रतिबिंब ऊपर बनता तो हम उसे कहते हैं सीधा प्रतिबिंब, और जब प्रतिबिंब वस्तु के ऐसे सीधे नीचे बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, उल्टा प्रतिबिंब। तो इसके नीचे बन रहा प्रतिबिंब, ये क्या हो जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब, ठीक। और इस वस्तु से ये छोटा है, क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि हमारा जो लाइनिंग किरण गया है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। अगर इसके लेते तो क्लियर होता, अभी क्लियर हो जाएगा आगे आपको। वास्तविक उल्टा बिंदु आकार। उसके पश्चात हमारी किरण की स्थिति क्या हो जाएगी, ये भी वास्तविक है, किरणें वास्तव में मिल रही है परावर्तन के पश्चात, तो लिखेंगे क्या, वास्तविक क्या है, उल्टा, वस्तु के उल्टा, तो लिखेंगे उल्टा। और कैसा, बिंदु आकार। ये बिंदु आकार था, लेकिन यहां पर वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा,
और आपको बता दूं, ये मैं बताना थोड़ा सा समझिए छोड़ दिया था इसको। जब वास्तविक जो प्रकाश की किरणें होती हैं, नहीं, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो पर्दे पर बनता है, ठीक है ना, क्योंकि दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें आके बाहर कहीं मिल रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे पर्दा लगाते तो हमारे इस पर्दे पे ये प्रतिबिंब दिख जाता, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है ना। और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। ये बात हम आपको क्लियर हो रही है। अगर अवतल दर्पण ले रहे हैं और उसके सामने हम रखते हैं, जैसे कि स्थिति है केंद्र के अगर पहले रखते हैं, ठीक है ना, केंद्र के पहले रखते हैं किसी कोई भी वस्तु, उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र पे के बीच में अगर आप पर्दा रखेंगे तो वहां पर बन जाएगा और उल्टा बनेगा, ठीक है ना। उसके पश्चात क्या होगा, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना, वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखेंगे। तो उसके बाद स्थिति को हम जानेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूं, आप इसे समझ पाए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, वस्तु किस पे है, वक्रता केंद्र पर है। तो हम बनाएंगे फिर अवतल दर्पण। ये रहा अवतल दर्पण, हो गया हमारा रेडी। मुख्य अक्ष बना लेंगे तुरंत, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा ध्रुव, इसे बना लेते हैं हम फोकस, और यहां पर बना लेते हैं केंद्र, ठीक। अब देखिए वस्तु को हम कहां पे रख रहे हैं, वस्तु को हम रख रहे हैं वक्रता केंद्र पर। अब यहां से हम प्रकाश की किरणों को डालेंगे, तो एक किरण हमारा किसे जाएगा, एक किरण हमारा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। मैं आपको बताया हूं एक किरण हमेशा मुख्य के समांतर जाना चाहिए, दूसरा किसी एक बिंदु से जाना चाहिए जो कि मुख्य बिंदु होना चाहिए। तो परावर्तन के पश्चात किससे जाएगा, मुख्य फोकस से चला गया, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गया, और दूसरा जो होगा इसे मुख्य फोकस से डालेंगे, मुख्य फोकस से डाले। और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं, किसके, मुख्य अक्ष के। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, ये हमारा किरण से चला आया, ये देखिए प्रतिबिंब बनाने में यही थोड़ी दिक्कत होती रहती है बोर्ड पे कि किरणें नहीं मिल पाती अच्छी सी। ये किरण यहाँ पर आके मिल गई, ठीक है, और इस वस्तु को हम यहाँ पे ले जा गए, ठीक। आपको उसका पोजीशन दिख रहा होगा। अगर हम इसे मान लें ओ, ये हो जाएगा ओ डैश, और ये हो जाएगा आई, और ये आई डैश, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर आपको देखने पे क्या लग रहा है, वस्तु किस पे था, केंद्र पर था। तो परावर्तन के पश्चात किरणें कहां पर आके मिली, देखिए किरणों का जो परावर्तन हुआ है कहां पर आके मिली, यहां से परावर्तित होकर यहां पर आई, ये परावर्तित होकर समांतर होकर यहां पर आ गई। तो ये केंद्र के नीचे सीधे, ये हमारा केंद्र था, इसके नीचे मुख्य अक्ष के नीचे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहेंगे वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही बन गया, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, वक्रता केंद्र पर बन गया। और प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब प्रतिबिंब किस प्रकार का है, उसका आकार क्या है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है बताइए, प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक और उल्टा। देखिए ये हमारा ये वास्तु था, इसके उल्टा बना तो इसको बोल देंगे उल्टा, किरणें वास्तु मिल रही है वास्तविक। लेकिन देखिए वस्तु जितना बड़ा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बना, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर हो गया, वस्तु के बराबर, ये क्लियर हुआ। तो फिर हम अगले पे आते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर हो गया उसके बाद हम वस्तु को केंद्र और फोकस, मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। तो वस्तु को हम जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो गया वस्तु,
अब देखिए कहाँ कैसे बनेगा इसका प्रतिबिंब, तो इसको भी मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नहीं इतना हो गया होगा, मैं पूरा मिटा देता हूं। आपको क्लियर हुआ है ना एकदम? जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में सीधा लिखेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु हमारा है, तो अब देखेंगे क्या बनेगा। आप सबसे पहले अवतल दर्पण बना लीजिए, तुरंत बन गया हमारा अवतल दर्पण। कलई कर रहे हैं आसानी से, कलई भी हमारा हो गया। मुख्य अक्ष बना लिए हम, ये बिंदु क्या हमारा पोल है, ये हमारा क्या है फोकस हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब हम वस्तु को कहाँ पर रखे हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ये हमारा क्या हो गया वस्तु हो गया। ठीक है, फोकस और केंद्र के बीच जब हमारा वस्तु हुआ, तो अब यहां से हम प्रकाश की किरणों को डालेंगे एक मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये फोकस को थोड़ा हम यहाँ पे बीच में रखते हैं, ये मुख्य फोकस से होकर चला गया। अब देखिए दूसरा किरण हमें क्या डालना है, इस मुख्य फोकस से दूसरा किरण डालेंगे। हमारे सामने बस एक ही बिंदु है, तो ये परावर्तन के पश्चात कहां पर जाएगी, ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, स्केल लेना पड़ेगा लग रहा है हमें, क्योंकि ये सारी चीजें प्रेक्षणिक होती हैं और आपको दिखेंगी तभी जब आप देख पाएंगे इसे क्लियरली। हाँ सीधा गया थोड़ा बहुत, यहाँ पर बना लेते हैं हम, दोबारा ही बना दें, तो जो ये स्केल ही ले लेते हैं, सारा काम ही खत्म कर दें दिक्कत वाली। ठीक, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, ये हमारा हो गया वस्तु। अब यहां से हम किरण को डालेंगे, डालिए किरण। धैर्य से देखते रहिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये हमारा किरण हो गया। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, तो मुख्य फोकस थोड़ा बीच में रहेगा तो अधिक अच्छा रहेगा, बीच में हो गया मुख्य फोकस। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर गई। और हमारा जो दूसरा रहेगा वो किरण फोकस से होकर जाना चाहिए। किससे, फोकस से होकर जाना चाहिए, तो ये जाएगा फोकस से होकर, ये वस्तु हमारा फोकस से किरण चला गया। उसके पश्चात देखिए ये आएगा क्या, ये देखिए इसको आना चाहिए क्या, केंद्र से इधर। अगर हम सारी चीजों को नाप कर बनाते स्टार्टिंग से ही, तो हमारा सही चला जाता एकदम। उसके बाद ये हमारा जो है अब भी नहीं बना, एक मिनट दोबारा बना देते हैं इसे हम। ये हुआ हमारा दर्पण, बड़ा सा अवतल, और हमारा मुख्य अक्ष बनेगा ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर क्या हमारा फोकस है और यहाँ पर वक्रता केंद्र, और इसके बीच में हमारा क्या है वस्तु है। अब यहाँ से देखिए हम प्रकाश की किरण डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा हाथ में हो गए सारी चीजें। आपको क्लियर हो रहा ना सारी चीजें, बस देखते रहिए सब कुछ आ जाएगा। प्रतिबिंब खींचना आप ही से सभी लोग सीखेंगे, बस आप ध्यान दीजिए यहाँ पर।
ये हमारा गया प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगा। अब हमारा दूसरा किरण किसे जाना चाहिए? फोकस से होकर जाना चाहिए। तो ये देखिए फोकस से जाएगा। परावर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो ये जो प्रकाश, ये हमारा जो प्रतिबिंब है ओ डैश, ये देखिए यहां पर बन रहा है, यहां पर मिल रही है आई डैश आई। अगर ये सारी चीजें वास्तविक में नापा तौला होता तो सब कुछ एक्यूरेट बनता, दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये थोड़ा हम लोगों के हाथ से बनाने की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप बस समझने से मतलब रखिए। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण कहां पे आके मिली? केंद्र और अनंत के बीच। केंद्र से इधर हो गई तो इसे क्या बोलेंगे? केंद्र और अनंत के बीच। और देखिए यहां से किरण गई, यहां से परावर्तित होकर यहां पर आई और मुख्य फोकस से गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर, और दोनों किरणें आके इस बिंदु पे मिल गई। ये हमारा क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया, आई आई डैश। ठीक है ना? तो अगर हमें प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी हुई तो क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। क्या लिखेंगे? वक्रता, सीधे लिख दें आप सी, और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। क्लियर हुआ? अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इस वस्तु के उल्टी है ना? कर देंगे उल्टी। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या है? बड़ा है। ये दूर आके बना है वक्रता के दो अनंत के बीच। और देखिए वस्तु से बड़ा दिख रहा है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? वस्तु से बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए हमारा क्या दूसरा कंडीशन आता है? इस वस्तु को उठा के हम फोकस पे रख देंगे। तो जब वस्तु फोकस पर, ठीक, वस्तु हमारा क्या हो जाएगा? फोकस पर। तो उसके लिए हम एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये देखिए जुम जुम हो गया, और ये हमारा गया मुख्य अक्ष। और यहां पर हम बना लेते हैं क्या? फोकस। यहां पर वक्रता केंद्र, और ये हमारी हो गई वस्तु। ठीक। अब यहां से हम किरणों को डालेंगे। नहीं यार, देखिए मिस्टेक हुआ यहां पर। वस्तु हमारा कहां पर है? फोकस पर है। ये क्या है? वक्रता केंद्र सी, और ये हमारा फोकस है। वस्तु हमारा फोकस पर, अब की बार वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में था, अब की बार हम वस्तु को ले जाके फोकस पे पटक दिए। ठीक है ना? फोकस पर जब रख दिए वस्तु को, तब यहां से हम किरणों को डालेंगे। देखिए किस तरह डाला जाएगा, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। यहां से तो एक को मुख्य अक्ष के समांतर डाल दिए, ये किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। परावर्तन के पश्चात क्या जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो इसे हम मुख्य फोकस से ही होकर भेजेंगे, परेशान मत रहिए आप। देखिए इसे हम मुख्य फोकस से ही होकर भेजेंगे। ये देखिए गया मुख्य फोकस से, ये वस्तु चला गया हमारा मुख्य फोकस से। ये जो हमारा प्रतिबिंब प्रकाश की किरण था। लेकिन दूसरा कहां से डालें, इस बारे में आप सोचेंगे। तो मैं क्या बताया था? किसी एक मुख्य बिंदु से जाना चाहिए। मुख्य बिंदु से हमारा एक मुख्य फोकस था, वक्रता केंद्र। तो जब फोकस पे एक बार मुड़कर चला गया तो दूसरा फोकस पर नहीं डालेंगे। और दूसरा डाले तो डाले कहाँ? यहां पर देखिए वक्रता केंद्र के सीध में इस वस्तु से डाला जाएगा, वक्रता केंद्र के सीध में। यहां पर मैं समझा रहा हूं आपको। यहां से प्रकाश की किरण तिरछा डाली गई। ये हमारा समांतर था मुख्य अक्ष के, लेकिन ये हमारा क्या था? तिरछा। लेकिन जब आपको एक नियम था कि जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। तो हमारा यहां से गया
तो वक्रता केंद्र के सीधे में था, तो परावर्तित होकर सीधे वक्रता केंद्र से होकर चला गया। ठीक है ना। ये किरणें देखिए आपको दिख रही हैं समांतर, एक दूसरे के समांतर। तो ये किरणें समांतर कहां पर मिलेंगी? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर, जिसका कोई अंत नहीं, मतलब बहुत दूर बनेगा, पता नहीं कहां, उसको आप मत सोचिए, बस कहेंगे अनंत पे बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, अनंत पर ये हुआ। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक। देखिए वस्तु से नीचे बन रहा है ना, उसके बाद वास्तव में किरणें जाके मिलेंगे अनंत पे, तो क्या कहेंगे? वास्तविक। वास्तविक। और क्या बनेगा? उल्टा। उल्टा। समांतर किरणें हमेशा अनंत पे मिलती है, तो वहां पे वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन कैसा रहेगा? वस्तु से बहुत बड़ा रहेगा। अनंत पे बनने वाली किरण कितना रहेगी? ऐसे देखिए बहुत दूर जाता चला जाएगा, लेकिन जब इसे बढ़ाते जाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बहुत बड़ा बनेगा। तो कहेंगे वस्तु से बहुत बड़ा। क्लियर हुआ ना आपका? अब यहां से देखिए वस्तु को हम किस पे रखेंगे? सारी चीजें तो हमारी हो गई। अब वस्तु को हम वक्रता केंद्र, फोकस और पोल के बीच रखेंगे। तो उसके लिए बनाएंगे हम, तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, देर और जल्दी से नहीं होती। अगर मान लीजिए क्लास में थोड़ा हमारा लग रहा है कि आपको थोड़ा स्लो चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो का। अब तो आधुनिक जमाना आ गया है, जब मन कहे तो हम लोगों को हिंचा खानी कर दीजिए, जब मन कहे बिस्तर में देखिए, बाहर देखिए। उसके बाद देखिए वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु की स्थिति अब की बार हम कहां पर रख रहे हैं? फोकस पर रख चुके। अब फोकस और पोल के बीच रखेंगे। ठीक है, फोकस और पोल के बीच। तो हम बनाएंगे दर्पण। पहले हमारा बन गया ये दर्पण। ये हमारा हो गया ध्रुव, नहीं ये हमारा ध्रुव हो गया, हमारा मुख्य अक्ष। यहां पर हम बना लेते हैं इसका फोकस, और यहां पर क्या बन जाएगा हमारा? वक्रता केंद्र से। ठीक है, हाँ सही है। और हम वस्तु को कहां पर ले रहे हैं? मुख्य फोकस और पोल के बीच। अब देखिए यहां पर किस तरह प्रकाश को आप डालेंगे। उसको थोड़ा और बड़ा कर दें। अब देखिए एक किरण को आप क्या डालेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे। तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए गया ये। और दूसरा किरण कहां से डालेंगे? वो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाना चाहिए। तो ये हमारा स्केल छोटा तो नहीं पड़ रहा है? नहीं छोटा पड़ रहा। तो आप वक्रता केंद्र के सीधे में दूसरा जब किरण डाले हैं, ये देखिए हमारा किरण क्या था? सीधा। हम बताए थे कि एक सीधा एक तिरछा। तो जो हमारा दूसरा किरण क्या था? तिरछा। लेकिन वक्रता केंद्र के सीधे में था, तो जाने के पश्चात तुरंत इसी बिंदु पे वापस लौट आया। ये देखिए सिंबल भी बन गया, यहां से गया, यहां से चला आया। तो यहां पर क्या प्रकाश की किरणें कहीं पे मिलेंगी? देखिए कि डिस्टेंस कितना बढ़ता जा रहा है। यहां पर इतना था, यहां पर ऐसे 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 बढ़ता, पता नहीं यहाँ मतलब जब समांतर जाए तो अंत में मिला देते थे हम लोग, लेकिन जब इस तरह से जा रहे हैं तो अंत पे थोड़ी ना मिलेगा। ऐसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो इधर प्रतिबिंब मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ पर अगर हम इसको बढ़ा दें, इसको अगर स्केल से बढ़ाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। कल्पना कर ले रहे हैं कि आगे अगर चला जाए हमारा ये किरण, देखिए यहां से देखिए इसे मुड़ा था। अगर आगे कल्पना करके हम ले गए किरण को, तो आगे बन गया दर्पण के पीछे। तो क्या किरणें वास्तव में उधर गई? वास्तव में किरणें उधर
नहीं गई। यही इंटरेस्टिंग बात थी कि जब यहाँ तक अभी तक आप देख रहे थे प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही थी, यहाँ पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलने वाली नहीं है क्योंकि दूरियां इनके बीच बढ़ती जा रही है। लेकिन जब हम देखें कि यहाँ पर अगर इस किरण को आगे लेके चले जाएं, ये जूम कर लिए कि आगे जाएगा, तो आगे गया तो आगे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा हम लोगों को। जब हम अभी उसके प्रतिबिंब की परिभाषा में आभासी में बोले थे प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं लेकिन वास्तव में मिल नहीं रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब में। ये देखिए हमारी वस्तु की हाइट, आभासी प्रतिबिंब में अवतल दर्पण में वस्तु की हाइट बड़ी होती है। देखिए कितनी बड़ी हो गई, वस्तु हमारा इतना छोटा और प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा। ये हमारा ओ, ये हमारा ओ डैश, ये हमारा आई, ये हमारा आई डैश। और यहाँ पर आप एक चीज और जानेंगे कि अभी तक देखिए सारे प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु के उल्टा बना है, मतलब ध्रुव मुख्य अक्ष के नीचे बना है, तो वहां पे प्रतिबिंब को क्या बोले हम लोग? उल्टा बोले हैं। लेकिन यहाँ पे मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, प्रतिबिंब वस्तु के सीधे में बना है, तो क्या बोलेंगे? सीधा है। आभासी, वास्तव में किरणें नहीं मिली इसलिए क्या बोलेंगे? आभासी। और वस्तु से बड़ा है और क्या बोलेंगे? सीधा है। वस्तु से वस्तु जैसा वैसा ये भी दिखेगा, क्या है? वस्तु सीधा है। क्या है? आभासी। यहां से लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? दर्पण, क्या लिखेंगे? दर्पण के दूसरी तरफ। समझ में आया? इधर कहीं नहीं रहा, दर्पण की दूसरी तरफ। हमें नहीं पता कहां पर बन रहा है दर्पण की दूसरी तरफ। उसके बाद कैसा बन रहा है? आभासी। आभासी और कैसा? सीधा, वस्तु से बड़ा। समझ में आया? वस्तु से बड़ा बना। अब देखिए यहां पर वस्तु को अब रखने के लिए यहां पे कहीं जगह नहीं बचा, इन दोनों के बीच में यही स्थिति हमेशा बनती रहेगी। तो पोल पे आप वस्तु रखेंगे तो किरण कहां पर डालेंगे? तो हमारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इतना ही बनना था। आप प्रतिबिंब को समझ पाएंगे अवतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और अगर हमारी स्पीड आपको स्लो लगे तो थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, बाकी सब चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम उत्तल दर्पण में देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आए अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये नहीं मिटाना चाहिए था हमें, ये मिटाना चाहिए था। प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, उत्तल दर्पण दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये चीजें आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये प्रकृति है, प्रकृति, वस्तु की प्रकृति। और हाँ, ये चीजें कुछ निष्कर्ष निकली हैं अवतल दर्पण में कि अवतल दर्पण में सदैव अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और आभासी बनता है। केवल एक ही ऐसी स्थिति होती है फोकस और पोल के बीच कि जब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा। नहीं तो सारी स्थितियों में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब क्या बोलते हैं, वास्तविक बना है
उसके बाद में उल्टा बना है, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रखेंगे, केवल अवतल दर्पण में एक ही स्थिति है, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखने पर तब प्रतिबिंब क्या बनती है, आभासी बनती है, दर्पण के उस पार बनती है। यहाँ पर हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण हम पहले बनाएंगे, उसके बाद सारी चीजों को समझेंगे। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण रेडी, कलई कर दिए। ये हो गए हमारे मुख्य अक्ष। यहाँ पर हम बना देते हैं क्या, वक्रता केंद्र, यहाँ पर फोकस, ठीक। और हम पहले क्या लिखते हैं, वस्तु अनंत पर यार, हाँ, वस्तु क्या है, अनंत पर है। तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। तो वस्तु को हम अनंत पे रखें, ठीक है। वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो क्या होंगी, प्रकाश की किरणें सीधी जाएंगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर क्या से जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। परावर्तित उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणें इस तरह से होती हैं, इधर से जाएगा और इधर चला आएगा। मुख्य फोकस बताते समय आपको मैं बताया था, और आपको नोट में क्लियर होता रहेगा, और इस तरह से चली जाती है, ठीक। प्रकाश की किरणें मुख्य के जब समांतर उत्तल दर्पण में जाती है तो वो प्रकीर्णित हो जाती है। देखिए किस तरह से बाहर चला गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इस किरणों को देखिए कहीं पे मिलने का मिलाप हुआ, कहीं पे मिलाप हुआ, दूरियों बढ़ती चली जा रही हैं, तो ये मिलने का तो नहीं। लेकिन अगर हम इसे मिलाने की कोशिश करें, आगे ऐसे बढ़ाते जाएं तो ये सब क्या हो जाएंगे, फोकस पे जाके मिल रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस के, देखिए फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर देखिए गया, उसके बाद पीछे ले जाके मिलाए तो क्या हुआ, फोकस से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। समझ पाए, यहाँ पे प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, फोकस पर और प्रतिबिंब की प्रकृति, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहेगी, आभासी रहेगी। क्या लिखेंगे, आभासी। उसके बाद में यहाँ पर हम प्रतिबिंब को उल्टा नहीं लेंगे, अवतल दर्पण में, अरे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण में इसको लेंगे सीधा। आपको यहाँ पे थोड़ा अपवाद टाइप लगा होगा, लेकिन यही होता है, और इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूं। आभासी हुआ, सीधा हुआ, उसके बाद क्या होगा, बिंदु रूप, क्योंकि ये मुख्य फोकस पे बन गई, मुख्य अक्ष के निकट, तो ऊपर नीचे हुआ नहीं कि हम हाइट थोड़ा बढ़ता, तो क्या हो, बिंदु रूप हो जाएगा। जब वस्तु को हम कहां पर रख देंगे, वस्तु कहां पर हो, वस्तु सीमित दूरी पर हो, ठीक है ना, सीमित दूरी पर। जब वस्तु सीमित दूरी पे है तो उसके लिए हम बनाएंगे ग्राफ। चीजें क्लियर हो रही है ना आपकी, इसको हम देते हैं मिटा, ताकि क्लियरली आपको दिखे सारी चीजें। ठीक, ये हमारा उत्तल दर्पण बन चुका है, और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब इसके बाद वस्तु को हम सीमित दूरी पे रखे हैं, तो वस्तु से प्रकाश की किरणें जाएंगी। प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल 2 किरण आवश्यक होती हैं, तो वस्तु से हम 1 किरण डाल दिए,
परावर्तन के पश्चात ये इधर निकल जाएगी। और दूसरा क्या होता है, वक्रता केंद्र के सीध में डाला जाता है। आपको बताया था मुख्य बिंदु से जाना चाहिए, दो बिंदु मुख्य बिंदुओं से। तो हमारा दूसरा किरण क्या होगा, इसको लेके जाना है हमें वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र के सीध में लेके जाना है इस किरण को। दूसरा किरण जब आएंगे वक्रता केंद्र के सीध पर, तो वक्रता केंद्र के सीध पर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। और देखिए जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये क्या हुई, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है कि ये किरण क्या है, फोकस से ही आई है, लग रही है ना। और प्रतिबिंब कहाँ बना, पोल, ध्रुव और फोकस के बीच, ये देखिए बन गया ना। और यहां पर आपको एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि वस्तु देखिए कितना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना छोटा है, छोटा बना है ना। तो यहां पर आप निष्कर्ष निकाल लेंगे, यहां पर जब हमारा वस्तु अनंत पर था, उत्तल दर्पण में जो वस्तु जब हमारा अनंत पे था तो बिंदु रूप था। जब वस्तु को हम सीमित दूरी पे ले आए तब भी हमारा प्रकाश क्या बन रहा है, चित्र बहुत सा छोटा बन रहा है प्रतिबिंब में। और यहाँ पर हम कहीं भी रखेंगे तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस और पोल के बीच ही बनेगा, ठीक है ना, केंद्र पर कभी नहीं जाएगा। ये होता है केवल उत्तल दर्पण में, ये दो ही स्थिति ही होती हैं, बाकी सभी इसमें कोई भी ऐसा मतलब प्रतिबिंब नहीं होता है, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होती कि वास्तविक बन जाए। यहाँ पर जब देखिए वास्तविक क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि परावर्तन के पश्चात किरणें इधर की उधर चली जा रही हैं, समझ में नहीं आता। देखिए ये किरण को मैं बनाया नहीं, ये ऐसे इधर को चली जाएगी तो मिलने का कहीं चांस पीछे है नहीं, बस इस तरह आगे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये देखिए हमेशा क्या होगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है। तो वस्तु की स्थिति आपको लिखनी हुई, प्रतिबिंब की स्थिति, तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच कैसा, आभासी वस्तु से छोटा, आभासी वस्तु से छोटा। उसके बाद क्या है, सीधा, सीधा क्यों, वस्तु जैसा है वैसा ही भी है। तो साथियों हमारे प्रतिबिंब समाप्त हो चुके, प्रतिबिंब का बनना हमारा हो गया समाप्त। अब इसमें आपको बस ये चीज याद रखनी है, उत्तल दर्पण में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब आभासी बनता है और वस्तु से सदैव छोटा बनता है। अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति ऐसी है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है। तो साथियों आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम ध्रुवीय नापने के निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी को जानेंगे। ये क्या है, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। तो आप निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानते होंगे, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम सीधे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में दूरियों को कैसे नापेंगे, प्रतिबिंब कितना बड़ा है, प्रतिबिंब का साइज क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर है, इन सब चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर। तो हम बनाते हैं एक बड़ा सा अवतल दर्पण।
ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। उसके बाद यहां से हम एक रेखा डालेंगे, ठीक। ये हमारा क्या है, यक्स अक्ष, ये है यक्स डैश, ये हमारा वाई, और नीचे हमारा क्या है, वाई डैश। तो आपके सामने ये निर्देशांक ज्यामिति कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे समझ जाइएगा। यहाँ पर क्या होता है, इसको क्या मानते हैं, मूल बिंदु। ये क्या है, ध्रुव, ध्रुव यानी पोल, पोल क्या है, मूल बिंदु। निर्देशांक ज्यामिति की इसे मूल बिंदु लेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में जानते हैं आप कि जब मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जाते हैं तो यक्स का मान बढ़ता जाता है, और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाते हैं मतलब एक्स अक्ष के लंबवत तो क्या बढ़ता है, वाई का मान बढ़ता है, प्लस में जाता है। और जब मूल बिंदु से बाईं तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एक्स का मान माइनस में घटता चला जाता है। और यहाँ पर देखिए वाई है, अब इसके नीचे मूल बिंदु से जब नीचे जाएंगे, मुख्य अक्ष जो हमारा ये है क्या है, एक्स अक्ष के जब लंबवत नीचे जाएंगे तो ये वाई का मान घटता चला जाएगा, वाई डैश। ये चीज क्लियर हुई। और गोलीय दर्पणों में सदैव दूरियां किससे नापी जाती है, मुख्य अक्ष से नापी जाती हैं। तो दूरियां हम हमेशा मुख्य अक्ष से नापेंगे, मुख्य अक्ष नहीं कह रहा हूं, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु दिया जाता है, दर्पण के बिंदु को मूल बिंदु लिया जाएगा और यहीं से हमेशा सारी दूरियां नापी जाएंगी। कोई वस्तु हमारे यहाँ पर है तो ये वस्तु इस बिंदु से मापी जाएगी कितनी दूरी पर है, यहाँ से नहीं मापी जाएगी, किससे कितनी दूरी है, समझ में आ रहा है ना। और सभी वस्तुएं गोलीय दर्पण में बाईं तरफ रखी जाती है, इस तरफ। अभी हमने जितना भी फिगर बनाया सबको हम इसी तरफ रखे हैं, कभी इस तरफ नहीं रखे। अगर उत्तल दर्पण भी बनाए तो इस तरफ नहीं बना के ऐसे कले करके इस तरफ रखे। तो सभी वस्तुएं हमेशा रखी जाती हैं बाईं तरफ और दर्पण हमेशा दाईं तरफ। दर्पण के बाईं तरफ सारी वस्तुएं होती हैं और दूरियां हमेशा हम इससे मापते हैं। तो सभी वस्तुओं को आप इस तरफ रखेंगे तो यहाँ से पता चलेगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने ही बनता है, तो हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक में, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो ऋणात्मक से जाएगा, इधर पॉजिटिव जाएगा, धनात्मक, इधर धनात्मक, नीचे भी ऋणात्मक, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर हमारी कोई वस्तु स्थित है, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर भी होता है 1 2 3 4। लेकिन देखिए ये यक्स है तो इधर धनात्मक बढ़ता चला जाता है, ये ऋणात्मक इधर माइनस होता चला जाता है, ठीक है ना। और इधर भी ऐसे होता है, जैसे सेम इधर ऐसे इधर भी होता चला जाता है, 1 2 3, ये -4, ये सब माइनस माइनस। और इधर भी 1 2 3 और इधर 4। लेकिन इस साइड पूरा प्लस, इस साइड पूरा प्लस, और इधर माइनस इधर माइनस। ये हमारा जो डैश वाला साइड होता है माइनस होता है। यहाँ पे आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट इस बिंदु पे रखा है, तो अगर दूरी को बताना हो तो क्या बताएंगे, ये क्या है, मूल बिंदु। यहाँ पे 0,0 होता है। आप समझ पा रहे होंगे, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ क्लियर हो रही हैं। इस वस्तु की अगर हमें बतानी हो कि दूरी कितनी है तो कहेंगे वस्तु दर्पण से -4 सेंटीमीटर दूर है। -4 सेंटीमीटर दूर है का मतलब क्या है, वस्तु से बाईं तरफ रखा है। पॉजिटिव करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें दर्पण वस्तु को इस तरफ लेना ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा जो वस्तु का पोजीशन होगा माइनस में ही आएगा। लेकिन हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा, मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे वस्तु को रखने पर ये आई जो है, तो ये जो ये इमेज बन रहा है हमारा, इमेज को हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, 2 पे मान लीजिए बनाएंगे। तो इमेज का बताना होगा तो इमेज कहेंगे वस्तु प्रतिबिंब दर्पण से
कितनी दूरी पर है? -2 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस तरह से आप समझ पाएंगे, जब इस तरह से लिखा आप देखेंगे माइनस में लिखा है दर्पण से -2 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब कि वह बाईं तरफ बनी है। तो बाईं तरफ बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक हुई है, तो वास्तविक बन जाएगी, ठीक है ना। इस चीज को समझ पाए। उसके बाद में अगर हमारा प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर बनता तो प्रतिबिंब की स्थिति हम क्या कर देते, यहाँ पर हमें 3 लिखना होता, वो भी प्लस में, तो आप तुरंत समझ जाते कि ये जो प्रतिबिंब हमारा बाईं तरफ है और बाईं तरफ प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनती है। समझ पा रहे हैं ना? तो हम समझ पाएंगे प्रतिबिंब हमारा आभासी है, उसके बाद में बाईं तरफ बनी, और दाईं तरफ बनी, बाईं तरफ कह रहा हूं, बाईं तरफ बनी है इस तरफ, ठीक है ना। और बाईं तरफ हमारा ये है, समझ पा रहे हैं। और देखिए अब दर्पण की प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है उसको समझेंगे। दर्पण का जो दर्पण के सामने जो वस्तु रखा जाता है हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, तो ऊपर की दूरी क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ भी ऊपर जाएंगे, यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी ऊपर, कहीं भी ऊपर क्या जाएंगे? पॉजिटिव। और इधर देखिए कहीं भी हम एक्स में जाएंगे, यहाँ से एक्स, यहाँ से इधर जाए, यहाँ से एक्स जाए, हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये वाई एक्स क्या हमारा पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये जो हमारी वस्तु की लंबाई जाएगी किसमें? धनात्मक रहेगी, धनात्मक रहेगी। मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है इतनी दूरी की लंबाई, और हमारा प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, और 1 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर क्या 1 सेंटीमीटर तक हमारा प्रतिबिंब बना, तो वस्तु की लंबाई क्या होगी? 2 सेंटीमीटर प्लस में, और इसकी लंबाई क्या होगी? माइनस में। तो इससे आप समझ पाएंगे कि हमारी जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनी है हमेशा ऋणात्मक, क्या कहते हैं, वो उससे उल्टा बनी है। तो वो उल्टा बनी है तो क्या जाएगी? माइनस में लिखा जाएगा। उनकी लंबाई को किस में लिखा जाए? माइनस में। जब भी प्रतिबिंब की लंबाई लिखी जाएगी माइनस में तो आप समझ जाएंगे ये वो वास्तविक प्रतिबिंब है। यहाँ से बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे। और जब वस्तु देखिए आभासी बनेगी, वस्तु आपकी आभासी जब बनेगी, यहाँ पर बन गई वस्तु आभासी, तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर नापा जा रहा है, इसकी लंबाई इस तरह से नापा जाएगा इस एंगल में, तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, लंबाई धनात्मक। और इस नीचे तरफ जब भी बनेगी तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब सदा ऋणात्मक ही होती हैं और उल्टा बनती हैं। ये चीज क्लियर हुआ? तो आपका चिन्ह परिपाटी क्लियर हो गया। अब हम एक चीज और जानेंगे। क्लियर हुआ ना साथियों सारी चीजें? बाकी आपको सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से नोट में दिया जाएगा, यहाँ से आप सारी चीजें क्लियर होंगी, बस एक बार आपको पढ़ना रह जाएगा। इसके बाद आप कोई भी सवाल लगाएंगे तो आसानी से सारे सवाल लगते चले जाएंगे। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा यहीं पर। यू बी और एफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर। क्लियर हुआ? अब यहां पर देखिए इन सब के बीच में संबंध क्या होगा? 1/u प्लस 1/b इक्वल टू 1/f। इस संबंध को हमें सिद्ध यहां पर नहीं करना है, बस केवल इसे जानना है। ये u क्या है, b क्या है, f क्या है, बस आपको इस पे रख के सारी सवालों को हल करना है। ये कैसे आया, कहाँ से आया, इस चीज का निगमन यहाँ पर नहीं करा जाएगा साथियों। जब आप 11वीं क्लास में पहुंचेंगे वहां पे सारी चीजों को कहाँ से आया, कैसे आया, सारी चीजें बताएंगे। ये बस जानेंगे आप कि ये दर्पण का सूत्र है। ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों के लिए लगता है, और कैसे लगता है इसे मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना, और सारी चीजों को क्लियर करूंगा। तो यहां पर u क्या है? u है ध्रुव से वस्तु की दूरी। ध्रुव से क्या है? वस्तु की दूरी। मैं बताया था कि सारी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती हैं। और b क्या है?
ये है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद यफ क्या है, आपको पता होगा यफ क्या है, यफ है फोकस दूरी। फोकस दूरी एफ है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। यू क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, वी क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या है, फोकस दूरी। ये आपका जो फार्मूला है ये भी आपको याद होना चाहिए। बाकी हम आपको इस पे प्रैक्टिस करा देते हैं एक दो सवाल का, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी साथियों, बस आप लगे रहिए। यहाँ पर हम एक सवाल लिखते हैं, जब वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है और उसका फोकस दूरी माइनस एफ है, -10 है, तो -10 इसको ना बना के हम इसको बना देते हैं 5 ही बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको बनाते हैं 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर दूर है और उसका फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, वो भी माइनस में। तो वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति, ये आपको बताना हुआ। क्या है, जब वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर है और उसका फोकस दूरी -f है, तो आपको एक चीज बना दे, जो भी हमारा ये चिन्ह परिपाटी था इस तरह से यहाँ पे हम बनाए थे और उत्तल दर्पण, और सेम इसे अवतल दर्पण भी बना देते, उत्तल अवतल दोनों एक साथ। वहाँ पे मैं नहीं बनाया, अब यहाँ पे समझ लीजिए इतने छोटे में, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको। ये हमारा हो गया अवतल, ये हमारा हो गया उत्तल, ये दोनों दर्पण है। इसकी फोकस दूरी एफ यहाँ पे हो जाएगी और इसकी फोकस वक्रता केंद्र सी यहाँ पे इसका फोकस दूरी, यहाँ पे उसका वक्रता केंद्र। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो मैं क्या बताया, वस्तु हमेशा इसी तरफ रखी जाती है, ठीक। और उत्तल दर्पण में देखिए ये फोकस दूरी इधर क्या होती है माइनस, जब बाई इससे मुक्त क्या कहते हैं मूल बिंदु से बाएं तरफ जाते हैं तो दूरियां क्या होती है माइनस ऋणात्मक ली जाती हैं, तो फोकस दूरी क्या आएगी, ये हमारा अवतल दर्पण, इसका फोकस दूरी क्या आएगा माइनस में, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या आएगा प्लस में, वक्रता केंद्र भी प्लस में, वक्रता त्रिज्या भी प्लस में, और इधर वक्रता त्रिज्या भी माइनस में आएगी, ठीक है ना, क्योंकि माइनस की बाईं तरफ मापी जाती है दूरियां माइनस हो जाती है, दाईं तरफ धनात्मक हो जाती हैं। तो उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, अवतल दर्पण में माइनस होती है, यह भी नोन होता है, ठीक। तो यहां पर देखेंगे जब वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर है तो हमारा मान लीजिए दर्पण क्या हो जाएगा माइनस, फोकस दूरी क्या है माइनस में, तो यफ क्या यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे यफ -5 सेंटीमीटर, ठीक। और वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु की स्थिति है तो यू से लिखेंगे। और आपको पता है वस्तु के हमेशा बाईं तरफ लिखी जाती है, बाईं तरफ रखी जाती है वस्तु, दर्पण के हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है वस्तु। तो दर्पण का दूरी हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस में 10 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हैं इस चीज को। उसके बाद क्या है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए, ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए हम इसी सूत्र पे रख देंगे, क्या आएगा 1/f का मान हमें पता है और v का मान हमें नहीं पता है, u का मान पता है, -10 सेंटीमीटर हो गया, प्लस में 1/b इक्वल टू 1/f कितना दिया है -5 सेंटीमीटर। अब हल करेंगे हम इसे
तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, u को यहीं पे छोड़ देते हैं 1/b को, उसके पश्चात क्या हो जाएगा, माइनस में 5 सेंटीमीटर, ये प्लस में 1/10 सेंटीमीटर। ठीक, हम इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप सीधे गुणा करेंगे 10 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा और इसका उधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और बटे में कितना हो जाएगा माइनस में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का क्या हो जाएगा गुणा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 15 सेंटीमीटर अपान कितना, माइनस में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/b। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर, ये स्क्वायर को काट दिया तो इसको हम पलट देंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा 50/15। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या कैसे कटेगा, ये इसको हम 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 3, तो 10/3 आ गया। तो प्रतिबिंब अगर हमें इसको भाग देंगे तो 3.33 ऐसे करके आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटीमीटर का स्क्वायर कर जाएगा तो 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3.33 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, वो भी देखिए माइनस था ना, माइनस का चिन्ह भूल गए, यहाँ पे रहेगा माइनस माइनस। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो माइनस में है मतलब क्या, प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति तो यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक, वास्तविक हो गया। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है दर्पण के सामने। हमारा फोकस दूरी क्या है 5, माइनस में 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और दर्पण के सामने है और क्या, फोकस दूरी -5 सेंटीमीटर है और हमारे वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, प्रतिबिंब दर्पण से दूरी कितने, -3.33 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी से कम है, मतलब जो भी हमारा क्या कहते हैं प्रतिबिंब बना है ये फोकस और पोल के बीच में है। प्रतिबिंब की फोकस लिख देंगे, फोकस और पोल के बीच। सारी चीजें क्लियर कर दिया एक ही सवाल में। तो मैं फिर एक आपको देना चाहूंगा, सबको समझ में आई है ना। तो साथियों हम रेखीय आवर्धन बताने के बाद आपको एक क्वेश्चन उस पर करवा देंगे। अभी हम जानेंगे संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु क्या है, क्या होता है इसका इंग्लिश, कॉन्जुगेट फोसी आर पॉइंट्स। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, संयुग्मी फोकस क्या होता है। अभी तक हमने मुख्य फोकस जाना, संयुग्मी फोकस कहां से आ गया। तो देखिए अगर हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक, इसका ये हो गया मुख्य अक्ष, यहां पर मान लीजिए फोकस और यहीं कहीं पे केंद्र है। इन सबसे हमें मतलब नहीं है अब की बार, बस हम बना दे रहे हैं फोकस है हमारा केंद्र है। तो कोई ऐसी स्थिति मान लीजिए हम यहाँ पे वस्तु को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे वस्तु को रखते हैं और किसी बिंदु पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, ठीक, मान रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि आप कहेंगे इसके बीच में ऐसे कैसा हो गया। ठीक है ना, जब वस्तु को हम किसी बिंदु पे रखते हैं और किसी दूसरे बिंदु पे परावर्तन के पश्चात किरणें मिल जाती हैं, मतलब दूसरे बिंदु पे प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है ना, किसी एक वस्तु पे प्रतिबिंब, वस्तु को रखते हैं और किसी दूसरे बिंदु पे प्रतिबिंब बनता है। और जब हम उस वस्तु को दूसरे बिंदु पे रखते हैं, मतलब यहाँ पर रख देते हैं और प्रतिबिंब जाके हमारा यहाँ पर बन जाता है, तो क्या कहलाता है ऐसे बिंदु, संयुग्मी बिंदु। जब कहेंगे जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने एक बिंदु पे रखते हैं और उसका प्रतिबिंब किसी दूसरे बिंदु पर बने, और जब दूसरे बिंदु पे हम उस वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब आके यहाँ पर बन जाए, तो ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, ऐसे बिंदु को क्या कहेंगे, संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। तो साथियों क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हम जानेंगे रेखीय आवर्धन। सभी चीजों का नोट आपको क्रमबद्ध
सुसंगठित रूप से नोट में दिया जाएगा साथियों, आप बस निश्चिंत रूप से समझते रहिए। समझना जरूरी होता है, लिखना आपको अकस्मात आ जाएगा। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, रेखीय आवर्धन क्या होता है, हम इसे तुरंत एग्जाम्पल से ही समझेंगे। और हाँ, आपको बता दूं, जो भी हमारा संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु है वो केवल उत्तल अवतल दर्पण में ही बनता है, उत्तल दर्पण में नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पे स्थिति क्या हो जाती है, इस तरह की हो जाती है। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन है, हमेशा आभासी ही बन रही है, एक बार अनंत पे एक बार इसके बीच में रखेंगे तो हमेशा फोकस और उसके बीच में आभासी बन रही है। तो आभासी में हम प्रतिबिंब को वस्तु को रख देंगे तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, तो कहाँ से प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा ये स्थिति केवल अवतल दर्पण में ही संभव है कि संयुग्मी फोकस बने। समझ में आया ना, ये बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप समझ पाए। उसके बाद रेखीय आवर्धन पे आएंगे तो हम एक बना लेते हैं अवतल दर्पण। देखिए हम बार बार अवतल दर्पण बना रहे हैं, तो ये मत कहिएगा क्यों अवतल दर्पण ही बना रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा आसान पड़ता है आपको समझाने में। अवतल दर्पण में हमेशा आभासी बन जाएगी प्रतिबिंब, बाकी प्रोसेस सेम वैसे ही होता है। ठीक, तो हम अवतल दर्पण ले रहे हैं, तो यहाँ पर कोई वस्तु है, तो कोई भी वस्तु होती है तो उसकी लंबाई होती है कि नहीं होती है। कोई भी वस्तु की लंबाई मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हो या 2 सेंटीमीटर हो, और इसका जो प्रतिबिंब हो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोल लेंगे y, और ये हमारा हो गया 2y। इसके लंबाई को ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, इमेज की लंबाई को हम y2 मान लिए और ऑब्जेक्ट की लंबाई को y मान लिए। तो क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसको जानिए आप। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। बस खत्म, रेखीय आवर्धन खत्म। वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए तो इसको रखेंगे रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई। समझ में आ रहा है, रेखीय आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अनुपात वस्तु की लंबाई। आपको हम यहीं पे एक छोटा सा सवाल दिखा देते हैं। अगर वस्तु की लंबाई कितनी हो जाए, वस्तु की लंबाई हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और प्रतिबिंब की लंबाई दे दिए हम माइनस में 10 सेंटीमीटर। तो पूछे रेखीय आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई को हम y2 से लिखते हैं और इसके y या y1 से, जैसे आपकी इच्छा हो। तो आप रेखीय आवर्धन आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे, रेखीय आवर्धन को यम से लिखते हैं, ठीक है, यम से। तो रेखीय आवर्धन अगर हम पूछें तो आप लिखेंगे, देखिए यम बराबर क्या होता है, y2 अपान y1, ये होता है रेखीय आवर्धन। तो आप इस पर रखकर निकाल लेंगे रेखीय आवर्धन का मान। y2 हमारा कितना, माइनस में 10 सेंटीमीटर, और y1 हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, अनुपात। तो यहाँ पे किसी प्रकार का मात्रक नहीं रहेगा, -2 आ गया, ये होता अनुपात। रेखीय आवर्धन आ गया -2, मतलब कि हमारा जो प्रतिबिंब था वस्तु से बड़ा था, ठीक है ना। जब 0 से अगर 1 आता, हमारा रेखीय आवर्धन अगर 1 आ जाए तो क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर था, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर था। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आ जाता तो यहाँ पर क्या आ जाता, 1 माइनस में 1, रेखीय आवर्धन क्या आ जाता 1, मतलब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब था। ठीक, अभी माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है ये बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा। अभी देखिए जब हमारा ये था दर्पण बन रहा था,
वस्तु हमारा हमेशा पॉजिटिव में रखा जाता है, तो उसके लिए हम 10 सेंटीमीटर का वस्तु ले लिए। लेकिन हमारा दर्पण अगर वास्तविक बना है, वास्तविक बनता है तो माइनस हो जाता है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अगर आभासी बनता तो यहाँ पर कहीं बनता और सीधा बनता और उसके बाद में पॉजिटिव आता। तो माइनस लिखने का कारण मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, माइनस लिखने का कारण वास्तविक प्रतिबिंब है, ये समझ में आता हमें। फिर रेखीय आवर्धन अगर 1 से छोटा आता है मतलब कि हमारा वस्तु बड़ा है। ठीक है ना, अगर -1 से छोटा चला जाता है तो हमारा जो वस्तु है प्रतिबिंब से बड़ा है। समझ पाए इस बात को? तो हम यहीं पे आपको ये सवाल देते हैं, आप इसको करने की कोशिश करेंगे। वस्तु की लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर। और जो वस्तु हमारा जो वस्तु है दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर है, -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, दर्पण से दूर है। और हमारी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? -15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वास्तविक माइनस लगा तो इसे वास्तविक हो गया, आप इस बात को समझेंगे। और पूछा है और प्रतिबिंब की लंबाई हमें दे दिया, नहीं रेखीय आवर्धन हमें दे दिया है। रेखीय आवर्धन कितना दे दूं आपको? मान लीजिए रेखीय आवर्धन हमें मिल गया, ये भी हमें 15 सेंटीमीटर मिल गया, वो भी माइनस में। ठीक है, 15 सेंटीमीटर रेखीय आवर्धन हमारा आ गया माइनस में। तो आपको बताना है क्या? आपको बताना है दर्पण की फोकस दूरी क्या है। दर्पण की फोकस दूरी बताना, उसके पश्चात क्या बताना है? वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई मतलब y2। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे 1/u = 1/f। इस पे आप तुरंत रख देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हम 1/b का मान 1/15 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद में 1/u है, इसका मान भी दे दिया। मास में क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर = 1/f, ये दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी हमारा क्या है माइनस में, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। ठीक, तो यहाँ पर आएगा कितना 10 सेंटीमीटर माइनस में, और यहाँ पर करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और इन दोनों का आपस में नीचे क्या हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, और स्क्वायर में तो 1/f। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, अपान 150 सेंटीमीटर, ये दोनों क्या हो गए प्लस में है। उसके बाद क्या हो गया 1/f सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, केवल सेंटीमीटर बचा। तो इसको पलट लेते हैं, अगर हम f = लिखते हैं, स्मॉल f रहेगा, स्मॉल f = लिखते हैं तो 150 सेंटीमीटर अपान 25, तो कितना हो जाएगा 25 छक्का कितना होता है 150 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी रहेगा माइनस, तो माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 6 सेंटीमीटर क्या आ गया फोकस दूरी। ठीक, तो हमारा दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, माइनस में फोकस दूरी अवतल दर्पण है। और यहाँ पर देखिए जब हमें निकालना हुआ क्या वस्तु की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है y2/y1। ठीक, तो हमारा यम क्या है माइनस में 15 सेंटीमीटर, और उसके पश्चात क्या आ जाएगा, हमारा वस्तु क्या है, हमारा वस्तु है, देखिए y2 हमारा हो गया, हमारा वस्तु की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं रेखीय आवर्धन में सेंटीमीटर नहीं होता, ये इसे हटा दीजिए, क्योंकि ये होता है अनुपात, अनुपात में किसी भी प्रकार की राशि नहीं होती है। अब देखिए
हम यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो आएगा y2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गुना माइनस में 15। ठीक, तो क्या आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई बहुत बड़ी हो गई है 75 सेंटीमीटर की। तो साथियों इस तरह से सवाल को लगाएंगे आप, बहुत ही आसानी से सभी सवाल लगेंगे। बस आप देखते जाइए, हमारे साथ बने रहिए, सभी सवालों को हम लोग मक्खन की तरह चबा जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद परावर्तन में कुछ नहीं बचता है, बस कुछ क्वेश्चन कराने रहेंगे। तो इसके लिए आप आगे पढ़ते रहिए, हम इसके लिए अलग से लाएंगे लेक्चर जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दर्पण से कराए जाएंगे। तो बच रहा है क्या, गोलीय दर्पणों के उपयोग। दर्पणों के उपयोग, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें पढ़े, ये होता है, वो होता है, प्रतिबिंब बनता है, सभी चीज़ों को आप देखें तो उन सब चीज़ों को हम रियल लाइफ में कैसे उपयोग करते हैं इस चीज़ को देखेंगे। तो हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को बार बार लिए हैं, अवतल दर्पण, इसका इंग्लिश क्या होता है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के बारे में आप जानेंगे, केवल एक ही स्थिति होता है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होता है तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उससे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो बड़ा सा दर्पण का होता है छोटा सा टुकड़ा, तो उसमें हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही चेहरा रहता है, तो उससे हम दाढ़ी बनाते हैं ताकि हमारी जो दाढ़ी हो बड़ी बड़ी दिखे, आसानी से कट जाए। और आप लोग देखिए गाड़ी जो होती है हमारी हेडलाइट, तो उसके हेडलाइट जो होता है ऐसे चमकीला होता है, इसके बीच में बल्ब होता है, आप देखे होंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास टॉर्च होता है, यहाँ पे बल्ब रहेगा, बाकी ये सारे चमकीली चीज होते हैं। तो ये क्या है, दर्पण हो गया। ये क्या है, अवतल दर्पण है, इस बीच में ये बल्ब क्या होता है, ऐसे फोकसित करके अच्छे से पहुंचा देता है। ठीक है ना, परावर्तित करता है, जो भी पढ़ते हैं इसको केंद्रित करते एक जगह पे भेजता है। तो हमारा अवतल दर्पण का ये भी उपयोग गाड़ी के हेडलाइटों में। और फिर उत्तल दर्पण के अगर देखेंगे, उत्तल दर्पण के ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं, तो हम कुछ उपयोग को जानेंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग में क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण में आप देखे हैं कि जो भी हमारा गाड़ी होता है, गाड़ी के साइड मिरर, आप बाइक चलाए होंगे, कार, जो भी चीजें होती है सबके साइड साइड में, यहाँ पे अगर मैं एक कार बना दूं, ये देखिए हमारा कार हो गया रेडी। तो यहाँ पर एक बल्ब होती है, और बल्ब नहीं होता है, दर्पण होता है, और उधर साइड में भी दर्पण होता है। तो अगर हम आगे चलते हैं तो पीछे दर्पण में देखेंगे, हमें पीछे का सीन पूरा दिख जाता है। दर्पण इतना छोटा सा रहता है, इतना सा हुआ, गाड़ी पूरा बड़ा सा भारी भरकम, लेकिन पूरे सीन को दिखा देता है। क्यों, आप पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या हो रहा है, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, वस्तु इतना बड़ा है तो वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बनाता है उत्तल दर्पण। तो इस चीज को लगाने में ही फायदा होता है, जो बहुत सारी चीजों को इस छोटे से चीज में दिखा देता है, इसका फायदा होता है। और देखिए जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में बैठे होंगे 4 व्हीलर में, तो जो ड्राइवर होता है उसके सामने ऐसे पतली सी ऐसे शीशा लगा होता है, ये दर्पण लगा होता है। तो ये दर्पण कैसा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। तो आप गाड़ी के पीछे बैठ के मस्ती जो भी करते हैं ना, वो ड्राइवर अपनी एक निगाह से केवल देखता है, ऊपर देखेगा, पीछे सारी सीनें दिखेंगी। तो अब आप खुरापात पीछे मत करिएगा, ड्राइवर की नजर में रहते हैं। ठीक, और फिर इसका उपयोग हम उस रूप में कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आप, अब तो कैमरे का जमाना आ गया है, लेकिन अगर कैमरा नहीं रहे जिसके पास, अगर एक दर्पण लगा ले ऐसे छोटा सा इतना बड़ा दुकान की एक साइड, और बैठा रहे अपने काउंटर पे, तो आसानी से उस दर्पण में देखने के बाद उस सारी दुकान को देख लेगा उस दर्पण में, क्योंकि सारी चीजों को वो छोटे ही चीज में दिखा देगा, सबका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो साथियों इस तरह से आप इस सभी चीजों को समझ पाए। और ये जो हमारा अवतल दर्पण होता है, ताप को बढ़ाने के लिए, जैसे वात्या भट्ठी वट्ठी होती है, वहां पे दर्पण लगाया जाता है कि
प्रकाश को केंद्रित कर दे एक स्थान पे। प्रकाश आती है किरणों को एक स्थान पे केंद्रित करने का काम करता है, ये जो होता है हमारा अवतल दर्पण। इस तरह से इसके उपयोग है साथियों। और ये हमारा जो प्रकाश का परावर्तन है, परावर्तन खत्म हो गया। इसके बाद हम केवल अगली वीडियो में अपवर्तन से पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर हमारे पढ़ाने से आप कुछ सीख पाए हैं और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों और साथियों के पास शेयर कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और एग्जाम के लिए हर पल आप रेडी होंगे अगर आप शिवा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन से जुड़ते हैं। तो साथियों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आपके लिए नोट जरूरी है, ये क्लास जरूरी है। अगर इस क्लास को लेते हैं उसके बाद नोट को लेते हैं तो आपको 1% कोई डाउट नहीं रहेगी। अगर इस क्लास को आप पूरे मन से ले लेते हैं तो साथियों आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगी, आपको नोट पढ़े या ना पढ़े सब क्लियर होता रहेगा। तो चलिए साथियों, इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं।